तो सर व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट, सबसे पहला तो जो एक बेसिक सा मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया में इतना ज्यादा एजुकेशन कॉस्टली हो रहा है, राइट, दैट इट रिक्वायर्स अ स्पेशल प्लानिंग ऑल टुगेदर. व्हाई इज द कॉस्ट्स इंक्रीजिंग? ऐसा नहीं है कि इंडिया में एजुकेशन एक्सपेंसिव हो गया है ना। एजुकेशन हमेशा ही एक्सपेंसिव रहा है ना। जो सबसे बड़ा इवोल्यूशन हुआ है पिछले 20-25 सालों में, है ना, एजुकेशन के अंदर, वी हैव डू अवे विथ अ नॉर्मल एजुकेशन क्वालिफिकेशन and we all start acquiring a technical based qualification. That's a one big change. Okay. And you look at the world as well, say talk about US, UK. Educations are not cheap there as well. If it when it comes to a technical qualification, आप कभी नहीं देखेंगे कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन कभी भी सस्ती है, वो हमेशा ही महंगी रहेंगी. जो रूटीन क्वालिफिकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल ग्रेजुएशंस होती हैं, बीए, एमए, बीकॉम, ये बहुत ही रूटीन क्वालिफिकेशंस हैं. इनके प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है until and unless some university and colleges has integrated with some specialized program, again the technical qualification along with it. Okay. तो जैसे आई एम इंदौर का प्रोग्राम है विच इज इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम, 5 साल का होता है. दैट कॉस्ट इज अराउंड एज ऑफ नाउ 30 लाख रुपीज, 6 लाख रुपए साल का है. वो इसलिए एक्सपेंसिव है कि एक नॉर्मल एमबीए की फीस ही 20-25 लाख रुपए है. उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है उसको, 40-35-40 लाख के आसपास ओवरऑल हॉस्टल फीस मिला के पड़ती है. बट while during the graduation they try to add those component or expose themselves with certain practical and technical aspect which increase the cost of these kind of programs. So globally if you look at, technical education never be cheap. Okay. But in India, the culture of technical education came in last 20 years only. After the liberalization policy, a lot of IT company came in our country. A lot of investment started happening in it. A lot of development which has started happening in it. तो आप इसको ऐसे देखिए, फॉर एग्जांपल 1990 से पहले इंडिया का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही सबड्यूटेड था, है ना. तो यू आर नॉट रिक्वायरिंग दैट मच ऑफ टेक्निकल स्किल्स इन द सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा सिविल इंजीनियर्स नहीं चाहिए थे, आपको बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर्स नहीं चाहिए थे, है ना. तो कम लोगों में भी ये काम हो जाता था. बट टुडे व्हेन द इकोनॉमी वुड एबल टू मूव, देन इन दैट केस दोस रिक्वायरमेंट हैज कम अप. सो वी कैन टेक इट इनटू अ टू वे. दो तरीके से आप देखिए कि किसी भी देश की जो पर कैपिटल इनकम है, मतलब लोगों की कमाने की क्षमता, वो पिछले 20 सालों में 40 गुना से ज्यादा बढ़ गई है ना. तो मतलब 90 से पहले हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम थी, वो जो एक एजुकेशन बेल्ट का जो एवरेज है, वो शायद $100 से भी नीचे थी. वो आज $1200 के आसपास है ना. सो दिस हैज चेंज ड्रास्टिकली एंड स्पेशली इन लास्ट 20 years, इफ नॉट आफ्टर 90s. तो आप ऐसे देखिए कि इफ माई फादर यूज टू स्टार्ट हिज करियर, है ना, सो द मोस्ट कॉमन जॉब ही वुड बी गेटिंग इट वुड बी अ मोर क्लर्किकल पार्ट. टेक्निकल पार्ट के लिए जॉब्स भी लिमिटेड थी और कम लोग चाहिए थे. बट टुडे इफ समबडी स्टार्ट टू डूइंग जॉब, मोस्ट लाइकली स्टार्ट विद टेक्निकल जॉब, द ब्रॉड लेवल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन. So technical qualification does not come cheap. That's number one. Number two, very important part of it. Unlike global, where the government investment in the education sector is very high, in India, due to population, that investment does not suffice the fulfillment of the requirement. So our dependency on the private universities and private colleges are very high. Okay. And we all know, since they are not subsidized and granted by the government, so the only way to recover the cost and run the system is charging the higher fees. That's two. Third is, unlike
in the other developed countries, you see Germany, you see US और UK, यहाँ के जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, इनका जो रेवेन्यू मैट्रिक्स है, इसमें लेस देन 5% पैसा जो है उनको चलाने के लिए वो फीस का होता है। 95% जो रेवेन्यूज हैं उनके, वो दूसरे सोर्स से हैं। सोर्सेस आर पेटेंट्स। फॉर एग्जांपल, आप कैम्ब्रिज की बात करेंगे या हार्वर्ड की बात करेंगे, इनके इतने सारे पेटेंट्स हैं जिसे बाद में बाकी कंपनीज उस पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं और उसकी रॉयल्टी पे की जाती है। जैसे आप रिसेंट देखें, कोविड का वैक्सीनेशन किसने बनाया जो इंडिया में जो चला, इट केम फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज लैब। तो आपने बना दिया, आपने पेटेंट करा लिया, सो नाउ if this is getting sold for 1 crore people, 2 crore people, a portion of money will get paid to the university as well. So that become a one big source for them. The another big source for those universities is sponsorship. So a lot of companies do a lot of sponsorship to those colleges, and against that they ask certain requirement. For example, कि हमें इस specific के बंदे चाहिए अपनी कंपनी में काम करने के लिए, इस तरीके का प्रोग्राम चाहिए, and branding, marketing and all. Okay. And third would be the government grant. तो अगर हम बाहर के कॉलेजेस की बात करेंगे, इतनी हाई क्वालिटी एजुकेशन एक्सपेंसिव है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड भी बहुत बड़ा है। तो आप देखेंगे वो इसलिए हेल्पफुल हैं क्योंकि उनके सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जो हैं वो मल्टीपल हैं। बट अनलाइक इन इंडिया, almost in most of the colleges, the 100% dependency is fees only. Almost. The rest contribution is very negligible. Barring some of the colleges like IIT Madras and all, IIT Bombay and all, वहाँ पर थोड़ा source है कि they do events and all, from there they collect the money. But still, that source base is not that high. So in India, if it is a government promoted university, then government grants contribute almost 60-70%. 25 to 30% whatever will be coming in the fees, and 2-3% will be coming from the other source of activity. In the private university, there is no government grant, so they are fully functioning on the fees. So that's perhaps the one reason is why another reason is why the cost is very expensive in India. So first of all, it's not expensive, it is as per the standard, because one, getting into a technical skills. Two, because of the structuring which has happened in India is not that great. मतलब जिस तरीके से structuring India की वो उतनी great नहीं है. So it has a long way to go technically. Maybe 20-25 years down the line we'll be seeing that, and then demand supply gap. सर, तो इस सब में अब क्योंकि कॉस्ट्स बहुत हायर हैं और वो बहुत सारे बच्चे टेक्निकल परस्यू करते हैं, इंजीनियरिंग, एमबीए, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, मेडिकल परस्यू करते हैं बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पे। तो व्हेन इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर दिस? टेक्निकली एज पेरेंट्स आपको कब स्टार्ट करना चाहिए? तो coming back to your query on it, when somebody should start, I feel that as soon as possible. Even when you does not have a child, also you can plan, because these things are certain. Once I get married, I will have a kid will grow up, 18 साल में पढ़ने भी जाएगा, तो ये काफी हद तक सर्टेनिटी तो है ना. Secondly, money doesn't have two color. If any changes happen, then yet you can use that money for other purposes also. Okay, for example, one of our clients, both daughter could able to crack government college for doing MBBS. So fees was negligible. So we could able to save that money. Now we are using that money for other purposes, like maybe for the PG or maybe for setting up the clinic for them later stage of the life, because they are the first generation doctor. Okay. So as soon as it's possible. Now why? The two reasons behind it. So if I ask somebody what is the most preferred option one should choose for funding their child education goal, so the most preferred option generally in India we follow is insurance policy, child insurance policy, Sukanya Samriddhi scheme. These are the most common investment one do it. Now let me give you the perspective of it, a very important perspective. So the most common product which people prefer, somebody asked, repeat them.
सुकन्या समृद्धि स्कीम या फिर कोई चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, चाइल्ड प्लान जो होते हैं, ये दो सबसे कॉमन इन्वेस्टमेंट हैं जो लोग देखते हैं चाइल्ड एजुकेशन के नाम पे। जैसे एलआईसी में हमने देखा जीवन अनमोल, कोमल जीवन, दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज, आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी में, ऑल दे हैव लॉस्ट प्लान, because for the insurance company or for a company, selling the emotion little easier, but being as an investor we should be rational, है ना? Now I'll tell you the two things of it. Number one, एजुकेशन इन्फ्लेशन इंडिया में 9.77% का है, एंड दिस इज आई एम नॉट टेलिंग, इट इज टेलिंग बाय द क्रिसिल। इसका मतलब क्या हुआ, आज जो कॉलेज की फीस 10 लाख रुपए की है वो अगले साल 11 लाख रुपए की हो जाएगी, ठीक है? इसका मतलब एक और है कि आज जो फीस 20 लाख रुपए की है वो हर 7 साल में डबल हो जाएगी। सो 20 लाख विल बिकम 40 लाख, 40 लाख विल बिकम 80 लाख इन 14 ईयर पीरियड। तो अगर आपके बच्चे की एज 4 साल है तो आपको 80 लाख रुपए के हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी अगर आप 20 लाख मान के चल रहे हैं तो, और अगर आप 50 लाख मान के चल रहे हैं तो 2 करोड़ के आसपास प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? तो रेट किस बात, रेट से बढ़ रहा है कॉस्ट 10% से, ठीक है? अब आपने ले लिया सुकन्या समृद्धि जिसका रिटर्न है 8.1 8.5 समथिंग इन रेंज इन बिटवीन। तो अब क्या हो रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट दौड़ रही है 8.5% से और आपके गोल की कॉस्ट दौड़ रही है 10% से। तो आप पैसा बना नहीं रहे हैं, पैसा गवा रहे हैं उस गोल के अगेंस्ट में। फिर आते हैं चाइल्ड एजुकेशन प्लान, अगर वो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, अगर वो मार्केट लिंक प्लान्स नहीं है, ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, तो उसमें रिटर्न्स और भी कम है, 5-6% ही आएंगे। तो मतलब आपने तो सोच लिया कि मुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे, बट उसकी कीमत जो होगी वो कम होगी, आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे। So that is why starting child education is very necessary to start early, as fast as you can, because the only asset class which can able to fund this requirement will be the growth asset class. A growth asset class जो है वो equity है, because equity has a potential to grow more than 10%. Okay. Now, the challenge with the equity is if you invest in equity, yani market link investment for a 1 year, the probability of making money is only 65%. If the same money got invested for 3 years, the probability goes up by 73%. तो मतलब अगर आपने 3 साल के लिए इक्विटी किया है तो आपकी संभावना पैसा बनाने की 73% है, 27% नुकसान करने की भी है। If the same money got invested for 5 years, the probability goes up by 85%. But if it 10 years, then 100%. Means अगर आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को 10 साल के लिए किया है तो आपकी संभावना है प्रॉफिट बनाने की 100% है। So that is where starting education is very important at an early stage. उससे एडवांटेज ये होगा कि आप ऐसी एसेट क्लास चूज कर सकते हैं जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, ओके? बट अगर आप लेट स्टार्ट करेंगे तो आप इक्विटी ऐसे एसेट क्लास नहीं ले पाएंगे, देन आपको अपनी सेविंग ज्यादा करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन एबल टू गेट अ अमाउंट जो एक्चुअल में जरूरत होगा। सो एजुकेशन आई ऑलवेज सेज even sometimes does not bother about it कि whether we have a kid or not. As soon as you get married you can kick start this goal so that you could able to generate better value, same time compounding will play a better role for you. तो इसमें what would be some of the common mistakes that people do, like things that you should look out for while planning for these things? In last 10 years, if I, this is the most common goal, मतलब retirement and child education, home, these are the three most common goals in one individual life. ये सबके ही होते हैं, है ना? जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम दिखती है हमें वो दिखती है एक प्रोकास्टिनेशन, जैसे मैंने बोला कि आप उसको डेफर करते रहते हैं, है ना? आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स में इतना एंगेज रहते हैं कि यार घर बना लेते हैं, कार ले लेते हैं, दैट creates a ruckus at the time the goal will come.
टू यू अंडर एस्टिमेट दिस गोल। तो जैसे मैंने किसी को बोला कि यार आपको आइडियली 25 लाख रुपए से प्लान करना चाहिए, तो मान के चलो उसके लिए थोड़ी ज्यादा सेविंग चाहिए, तो लोग कहते हैं यार थोड़ा गोल कम कर दीजिए। दैट्स द मोस्ट कॉमन गोल मिस्टेक विच वी डू। तीसरा जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कभी भी आपको चाइल्ड एजुकेशन गोल के लिए ओवर सेंटिमेंट या इमोशनल डिसीजन नहीं लेने चाहिए फंड करते समय, है ना। इसका तात्पर्य क्या है मेरा? तात्पर्य ये है कि उदाहरण के तौर पे आपको 50 लाख रुपए के गोल की आवश्यकता है, बट आपके फाइनेंसेस सिर्फ 25 लाख ही सपोर्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू, वी पुल आउट द मनी ऑफ रिटायरमेंट, we pull out the money of our emergency and fund this goal. So I suggest to my clients कि जितनी आपके फाइनेंसेस सपोर्ट कर रहे हैं आप उतना ही सपोर्ट कीजिए, बाकी के लिए आप बच्चे को एजुकेशन लोन के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो उससे एक मोरल और मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि as soon as he or she will start earning, he or she will become a responsible to prepaying that loan. Perhaps in the world, India would be fewest country जहां पर पेरेंट्स एजुकेशन का कॉस्ट पे करते हैं। इफ यू लुक एट एनी डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस, यूरोप, है ना, एनी अदर कंट्री जहां पर इस तरीके एक्सपेंसिव है, most of the people take admission by taking education loan and they go for it. But I'm not saying कि it's a good loan, but it should not come at the cost of retirement. It should not come at a cost of your messing up your own personal finances, है ना। So these are the common mistakes which we do. I generally suggest start early so that you need to save less. Your compounding will play better. Make a right goals value. And third is limit yourself. Limit yourself with a cost structure if your finances does not permit. These are the three which will help you to fund this goal without disturbing the other asset class. There one more point which I wanted to add in this. ये जो मैंने बात बोली कि गोल्स की वैल्यूज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, है ना। होता क्या है, इन ऐसा मिडिल क्लास बैकग्राउंड हमारे साथ चैलेंज क्या है कि हम मैक्सिमम कंपैरिजन इस बात से करते हैं कि हमने अपनी पढ़ाई कैसे करी। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हायर एजुकेशन की कॉस्ट है, अगर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, वो इस बात से डिपेंड करती, इस बात से भी डिपेंड करती है कि आपके बच्चे की स्कूलिंग कहाँ से हो रही है। ओके, I'm not saying this is the only, this is a general statement. This is one of the parameters. Okay, why? So most of the people when we talk about it, because उस जमाने में इंटरनेशनल कॉलेजेस और ऐसे एक्सपेंसिव कॉलेजेस का कल्चर था नहीं, है ना। तो जनरली हम पढ़े होंगे या तो केवीज से या स्टेट बोर्ड से या किसी कॉन्वेंट स्कूल से जिसकी इतनी फीस नहीं होती थी, है ना। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बहुत एक्सपेंसिव स्कूल से पढ़े होंगे पहले। तो जैसे कलकत्ता में डॉन बास्को है, देन यू हैव देहरादून, इन ग्वालियर देयर इज सिंधिया स्कूल्स। इनकी फीस हमेशा एक्सपेंसिव, बट ये ऐसे कॉलेजेस बहुत कम थे इंडिया में, है ना। तो मैक्सिमम लोगों की जो पढ़ाई हुई है वो सरकारी स्कूल, कॉन्वेंट, क्वाज़ी प्राइवेट स्कूल जिसे हम बोलते हैं, या फिर केवीस या आर्मी स्कूल, इस तरीके के स्कूल से पढ़ाई हुई है। यहाँ पर जो फीस होती थी वो बहुत कम होती थी। आप ये समझिए, जब आप इस तरीके की ऑडियंस से आते हैं, है ना, तो आपके एस्पिरेशंस और आपका सोचने का तरीका भी होता है वो एक्सट्रीम हाई नहीं होता खर्चा करने में। आपके विजन्स बड़े हो सकते हैं, बट कॉलेजेस में जनरली मोस्ट लाइकली लोगों ने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लिया, ये सब करके देन दे कुड एबल टू बिल्ड द करियर। अभी क्या है, when we speak with most of the audience, their children, because the school infrastructure and everything has been changed, studying in the international schools, a big school जहां पर फीस ही साल की 50,000 रुपए है, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए है, तो आपके बच्चे का जो एस्पिरेशंस होगा ना वो पहले से ही एक्सपेंसिव होगा। तो पुराने जमाने में लोग आउटसाइड इंडिया मेरिट के बेसिस पे जाते थे, सिर्फ मेरिट्स।
आज वो कल्चर नहीं है। आज मेरिट्स का मैटर बहुत ज्यादा करता नहीं है बाहर जाने के लिए। तो दे हैव अ एस्पिरेशन, ठीक है इंडिया में एडमिशन नहीं मिला, हम सिंगापुर से पढ़ाई कर लेंगे, हम यूके से पढ़ाई कर लेंगे, और एडमिशन हो जाते हैं, मिल भी जाते हैं, बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस लेवल आल्सो हैज गॉन अप। सो never underestimate the cost of the higher education, because your child will have those kind of aspiration also, because you have grown him on these kind of culture, which is not bad, this is good. One should be understand, we should plan efficiently so that we should not get caught into the wrong foot. अंडरस्टूड सर। इसमें अनदर एस्पेक्ट इज, आज के टाइम पे जैसे एमबीए, मेडिकल कॉस्ट्स, राइट, मेडिकल कोई अगर आपको डिग्री करनी हो, एमबीबीएस वगैरह, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट कॉस्ट्स हैं, राइट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के, या फिर बाहर अब्रॉड एजुकेशन करने जाना है तो बहुत बड़ा एक वो पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, बिकॉज इट डिमांड्स फ्रॉम यू फाइनेंशियली अ लॉट। सो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, बिकॉज वो फिर नॉर्मल कॉलेजेस से भी एक डिफरेंट फीस आती है उसकी। In technical also the most expensive cost as of now, I mean और भी हैं but वो उनका भी वो they are not common, बट अगर मैं कॉमन एग्जाम्स की बात करूंगा, कॉमन डिग्रीज की बात करूंगा, सो नाउ एज ऑफ नाउ द मोस्ट एक्सपेंसिव इज एमबीएस एंड मेडिकल्स। ओके, नाउ हाउ यू शुड बी लुकिंग इनटू इट, फर्स्ट यू नीड टू ब्रेक द थिंग्स। ओके, देखिए सबसे एक्सपेंसिव एजुकेशन जो होगी वो यूएस और यूके में होगी। सो अगर कोई बच्चा प्लान करता है अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स यहाँ से, सो आज के टाइम पे भी जो मिनिमम बजट है वो 2 करोड़ रुपए के आसपास है। 2 करोड़ रुपए का आपको प्रोविजन आज के हिसाब से रखना पड़ेगा, ग्रेड्स प्लस पोस्ट ग्रेजुएट। यही एजुकेशन अगर कुछ दूसरी कंट्रीज में होती है, जैसे सिंगापुर और जर्मनी, है ना, जो थोड़े सपोर्टिव्स हैं, है ना, इवन रशिया एंड ऑल, यहाँ पर गवर्नमेंट फंडेड बहुत ज्यादा हैं चीजें, एंड द एजुकेशन दे टेक इट एज अ डिफरेंट मैनर ऑल टुगेदर। So the grads plus post graduation fees will be closer to around 1 crore rupees there. Plus minus hoga, but that's minimum you should eye it. If it is in India, so India mein, if it is a grads plus post grads, then 50 lakhs one should be planning it. Because most of the MBAs which has happened from IIM, VIT, NIT and all, more than 80% people come from engineering background. ठीक है, सो इंजीनियरिंग की फीस 25-30 लाख रुपए है एंड मास्टर की फीस 25-30 लाख रुपए है। सो ब्रॉड लेवल पे वन शुड थिंक ऑफ इट लुकिंग एट 50 लाख रुपीस। मेडिकल इज अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, आई विल टेल यू व्हाई। मेडिकल के अंदर 4 बड़ी विंग्स हैं। वन, फर्स्ट प्रेफरेंस इज कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हो जाता है, विच इज परसेंटेज वाइज वेरी लेस, देन यू हैव गॉट सम मैनेजमेंट कोटा ऑन द सेम कॉलेजेस, है ना, विच इज नॉट सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, then those fees would be around 50 lakh rupees. Okay, 50 lakh rupees approximately. But if it is from pure private colleges, then it can range from 75 lakh to 1.25 crore just for doing MBBS. I'm not talking about the post graduation. Okay, the PGs. So that's what I've said, it's very difficult to plan on day one कि where the child will move in this mind. मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़े से आउटलायर्स कम कर दें, आपको अपने बजट के हिसाब से प्लान करना चाहिए। तो आपकी अगर टोटल कैपेसिटी 100 रुपीज सेव करने की है, मेरा मानना है कि कम से कम 20 रुपीज आप एजुकेशन के लिए मूव करिए, है ना, उससे जो भी कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, then you should decide कि how much you should be funding your own and how much you need to fund through the education loan. That breakup will help you to drive. Got it. And so what if somebody has more than one kid, 2-3 बच्चे हैं, तो उनके लिए फिर कैसे प्लानिंग करनी है इस केस में? देखिए, तो हैविंग किड डजंट मीन दैट कि यार प्लान एक को पढ़ाना एक को नहीं पढ़ाना है, या एक को ज्यादा पढ़ाना है एक को कम पढ़ाना है।
जैसा मैंने बोला कि जो सबसे बड़ा, अगेन इसमें मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल जब हम प्लानिंग नहीं करते हैं या वैल्यूज को ब्रेक नहीं करते हैं, सो मान के चलो जो घर में बड़ा बच्चा है, उसका कुछ एजुकेशन का रिक्वायरमेंट आया और उसने कुछ बहुत टेक्निकल या कुछ ऐसा कर लिया। आई हैव सीन दैट वेरी कॉमन थिंग कि बहुत बड़ा पैसा उसी डायरेक्शन में चला जाता है, फिर दूसरे बच्चे के लिए कुछ बचता नहीं है या कम बचता है या फिर फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, है ना। What I suggest to my clients is do the equal distribution of the money. So say suppose I have a potential to save X money, so you can do two approaches. कि मैं हर बच्चे के लिए 1-1 करोड़ के हिसाब से प्लानिंग करूंगा, लेट्स सी हाउ मच आई कैन सेव, एंड दैट नंबर विल विद इन कमिंग इन योर सेविंग्स अकाउंट और नॉट, दैट्स नंबर 1। 2, इफ नॉट कमिंग, तो मैं स्प्लिट कर देता हूं कि भाई 50-50 लाख रुपए बच्चों के लिए रखूंगा, इसके ऊपर का जो भी खर्चा आएगा वो मैं एजुकेशन लोन से फंड करूंगा। तो अगर बड़े बच्चे खर्चा 1 करोड़ रुपए आ गया है तो आप 50 लाख रुपए एजुकेशन लोन के लिए इनकरेज कीजिए, बट ये 50 लाख खर्च मत कीजिए। एंड इफ ही मूव इनटू डायरेक्शन जहां पर से खर्चा 50 लाख रुपए हो जाएगा, सो देन यू हैव एक्चुअली मैनेज दीज डिसीजंस बेटर। सो दिस विल अवॉइड undue pressure and stress in your finances and will help you to decide better in this particular call. So even we have got multiple kids, you need to plan in such a way: child education 1, child education 2, create a separate kitty and distribute in the name. Okay, I would suggest if possible get into those kind of investment if you have finding it difficult, where the child name is involved. So this will help you to bucketize the strategy कि भाई इस नाम से avoid any investment in child education which are lower than inflation until unless you are late. अगर आपके बच्चे की एज ऑलरेडी 14-15 साल हो गई है तो आप लेट हैं, फिर आपके पास चॉइस नहीं है, आपको ज्यादा सेविंग्स करनी पड़ेगी उसी गोल्स को अचीव करने के लिए। And if in case you want us to cover any other topics apart from these ones, right? Because we do these kind of webinars on a weekly basis, either Friday or Saturday. So you can put your suggestions in there and we'll try to cover that particular topic too. Anything related to financial planning, investments, how to have a good portfolio, right? Thank you so much, everybody, for joining in. I'll be logging off now.